नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और हमने आर्टिकल नंबर 22 यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। उसी क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आगे के मौलिक अधिकारों को समझेंगे। तो मैं जयेश चौधरी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। तो हमारा टॉपिक है आज का मौलिक अधिकार और इसका अगला भाग। इसका एक पहले भाग बन चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाकर के आप उसे देख लीजिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहले भाग में हमने क्या डिस्कस किया उसको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ऐसे अधिकार जो समाज में किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को तय करते हैं और उसके राजनीतिक और नैतिक विकास को डेवलप करते हैं, विकास को तय करते हैं। ये अधिकार कहलाते हैं आपके मौलिक अधिकार। और ये कौन देता है? हमें हमें हमारा संविधान देता है। हमारे संविधान में किस जगह पर वर्णित है? तो ये हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। और ये है, हमने अमेरिका के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को लिया है। मतलब मौलिक अधिकारों का स्रोत यूएसए हो जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 12 पे राज्य की परिभाषा थी। राज्य कोई भी सरकार, पंचायत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कोई भी चीज हो सकती है। राज्य किसी के बारे में भी यहाँ पे कहा जा सकता है। 13 नंबर पे हम लोगों ने कहा था कि कार्यपालिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, जो ऐसे कानून, आदेश और अध्यादेश नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हो। मतलब ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को खत्म करता हो वो नहीं बन सकता। उसके बाद में हमने आगे डिस्कस किया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसको हमने 7 भागों में डिसाइड किया है, लेकिन उसमें से एक भाग हटा दिया गया है, समय के साथ कैंसिल कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। तो ये 7 प्रकार कौन से और कौन से भाग को हटाने के बाद ये 6 प्रकार के हो गए? तो देखिए, नंबर 1 पे हम लोगों ने बात करी थी स्वतंत्र समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक का ये समानता का अधिकार होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आर्टिकल 23 और 24 मिला करके ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 दोनों मिला करके शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उसके बाद में 31वां आर्टिकल जो कहता है संपत्ति का अधिकार, और इसी को ही हटा दिया गया है जो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, एक राजनीतिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल नंबर 32 जो कि हमारा सबसे आखिरी और 7वां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोगों ने इसमें आर्टिकल नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 RRCSP यानी कि जाति, लिंग, धर्म, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन के कार्यों में समानता, और उसके अलावा आरक्षण इसी में दे रखा था। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 की बात कर लेते हैं तो उपाधियों का अंत, ये समानता का अधिकार। उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 19 की बात करी थी। 19 के अंदर भी ABCDEFG तक था, जिसमें से F को हटा दिया गया है। तो A पर था घूम अभिव्यक्ति की आज़ादी 19A, 19B, लाइन से बोल रहा हूँ, 19A, 19B, 19C, इस तरीके से G तक। तो A की बात करते हैं तो बोलने की आज़ादी, बोलने के बाद जमा होने की आज़ादी, जमा होने के बाद सम्मेलन, संघ बनाने की आज़ादी, संघ बनाने के बाद घूमने फिरने की आज़ादी, घूमने फिरने के बाद बसने की आज़ादी, और बसने के बाद में संपत्ति रखने की आज़ादी। और चौथा आजीविका के लिए, सॉरी चौथा नहीं, अगला आजीविका के लिए कोई भी कार्य करने की आपको आज़ादी हो जाती है, लेकिन सभी आज़ादियाँ आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलती है, जिससे आप किसी और व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा पाओ। ये हमने आर्टिकल नंबर 19 डिस्कस किया था। आर्टिकल 20 था हमारा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति अगर दोषी सिद्ध पाया भी जाता है तो उसको 3 प्रकार के हम लोगों ने इसमें पॉइंट देखे थे। नंबर 1 20 का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब उस व्यक्ति को वही सजा मिलनी चाहिए जब अपराध करते समय जो सजा तय की गई थी, ना कि वो सजा जो बाद में उसको एडजस्ट करके मॉडिफाई कर दिया। इसी में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में आप उससे आत्मसंशय नहीं करवा सकते। मतलब जो उसका मन होगा वो वही बयान देगा, जबरदस्ती आप उससे कोई बयान नहीं ले सकते। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि दोहरे दंड से संरक्षण हो जाता है। मतलब एक गुनाह के लिए, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार सजा नहीं हो सकती। ये सारे पॉइंट आपके आर्टिकल नंबर 20 में आते हैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इस पॉइंट में। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 21 की बात करी थी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये आर्टिकल एक एब्सोल्यूट मौलिक अधिकार होता है, ये खत्म नहीं होता है। ये इस तरीके का आर्टिकल था जिसमें जीवन जीने का अधिकार मिलता है। उसके बाद में हम लोगों ने आगे देखा था आर्टिकल नंबर 21A। 21A क्या कहता है आपको कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से प्रदान की जानी कंपलसरी है।
माफ कीजिएगा, 0 से 14 नहीं, 6 से 14 है। पैदा होते ही बच्चे को आप थोड़ी ना भेज देंगे स्कूल। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से, वो भी निःशुल्क। ये आर्टिकल नंबर 21A, और ये ए कैपिटल वाला था, इसका मतलब हुआ कि इसे बाद में ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था 2003 के अंदर। उसके बाद में हमने आर्टिकल नंबर 22 देखा था, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, और इसी के अंदर हमने ये देखा कि हमें कारण जानने का हक होता है, नंबर 2 हमें अपने एडवोकेट से बात करने का हक होता है, और नंबर 3 24 घंटे के सामने न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने का हमारा हक होता है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे तो समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों अधिकार हो चुके। इसके बाद में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 23 से। शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है देख लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है इसके अंदर, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 आता है। उसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 23 को। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर कहता है किसी भी प्रकार की मानव तस्करी, मानव तस्करी, शोषण, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम, मजदूरी, बलात् श्रम, बलात् देखिए अभी समझते हैं हम, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तो बलात् श्रम, इस प्रकार की कोई चीज राज्य नहीं करेगा, राज्य ऐसी कोई चीज नहीं करेगा या नहीं होने देगा, इस प्रकार से राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए मानव तस्करी मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों को बेचना, खरीद फरोख होना। जैसे होता है ना, आप मूवी में देखते हैं कि लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं और उनके आगे गुलाम बनाने के लिए या फिर सेक्स स्लेव बनाने के लिए उसको बेच दिया जाता है। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हो सकती। बंधुआ मजदूरी मतलब किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती आपने रोक के रख रखा है, उसकी किसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, और उससे आप उससे काम करवा रहे हैं, किसी पे बलपूर्वक काम करवा रहे हैं, ये होता है बलात् श्रम। तो इस तरह की कोई भी चीज़ राज्य किसी व्यक्ति के साथ में, किसी नागरिक के साथ में नहीं होने देगा। ये सभी नागरिकों को प्राप्त आर्टिकल हो जाता है आपका। इसी के लिए एक हमने क्या बना रखा है, हमारी संसद भवन ने एक कानून बना रखा है। इसका उदाहरण देख लीजिए, इस आर्टिकल को पूरा करता हुआ, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली और इसका उन्मूलन अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है कानून, ये बनाया था हमने 1976 के अंदर, 1976 के अंतर्गत। इसी के तहत कहा गया है कि किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी करवाना देश के अंदर गैर कानूनी है या कानूनन अपराध है। चलिए, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 23 पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात देख लीजिए आप, आर्टिकल नंबर 23 का एक, ये क्या कहता है कि राज्य, जो राज्य किसको कहा हम लोगों ने, आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा देखी थी ना, सरकार को मोटे मोटे तौर पे हम लोग राज्य कह दे रहे हैं। तो राज्य लोक सेवा के या लोक नियोजन के, लोक सेवा के कार्यों में ऐसा कर सकता है। ये सारी चीजें राज्य लोक सेवा के कार्यों में, कार्यों के लिए ऐसा कर सकता है, या राज्य को छूट मिल जाएगी, ऐसा कर सकता है। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं एक बात को हम लोग। जैसे मान लीजिए ब्रिज बनाना है किसी टाइप का, और उस ब्रिज को बनाने के लिए वर्कर मिल नहीं रहे, और वो ब्रिज बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेशनल सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्य जबरदस्ती कर सकता है कि आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये अभी आपको यहाँ पर 25 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे, ठीक है, 25 घंटे मतलब अगले दिन का भी मिला लेना, नहीं तो बोलो एक ही दिन में 25 घंटे। तो ऐसे कंटिन्यू काम करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये किस परिस्थितियों में होंगे, ये काम सरकार अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं करवा सकती, लोक सेवा के कार्य होते हैं उनके लिए करवा सकती है। ठीक बात है। तो यहाँ पे राज्य को छूट मिलती है, इस तरह की चीजें राज्य कर सकता है। अब अगला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है देखना। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र, इसमें 0 से 14 है बिल्कुल। 0 साल के बच्चे को भी नहीं करवा सकते और 14 साल के बच्चे को भी नहीं करवा सकते हो। 0 से 14 साल तक के या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के भारी कार्यों के लिए या भारी उद्योग में काम करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। बच्चों को भारी उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता।
भारी उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, भारी उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि जब 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको आप ज़बरदस्ती भारी उद्योग में कार्य नहीं करवाया सकते हो, उससे काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि कई सारे बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं, तो इसके अंदर कि कौन से बच्चे काम कर सकते हैं और कौन से बच्चे इलीगली काम कर रहे हैं, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर तो बच्चा भारी उद्योग में, किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, मजदूरी, इस तरह का कोई काम कर रहा है जिससे उसके बचपने को, उसके सुकुमार अवस्था को प्रभावित होती है और खराब होती है उसकी बचपने की अवस्था, उसको हम कहेंगे कि वो भारी उद्योग में काम कर रहा है और वो आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है और ये गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने घर में अपने माता पिता की हेल्प कर रहा है, अगर उनकी कोई दुकान है तो वो गल्ले पर बैठ करके उनकी मदद कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई पढ़ाई लिखाई का काम है जिसमें बच्चा हेल्प कर रहा है, तो इस तरह के कार्य को भारी कार्य नहीं माना जाएगा, इस तरह के कार्य बच्चा करवा सकता है। सॉरी, इस तरह के काम बच्चा करवा सकता है अपने घर में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते हो आप बच्चे से जो उसकी सुकुमार अवस्था को, यानी कि उसके बचपने को प्रभावित करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल नंबर 23 हो गया, बलात् श्रम, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, इस तरह की मानव तस्करी, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 24 हो गया कि छोटे बच्चों को, 14 साल से छोटे बच्चों को भारी उद्योग में काम नहीं करवा सकते हो, अगर वो घर में किसी कार्य को कर रहा है तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो आगे क्या जाएगा आपका, आगे आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका खत्म होता है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 था ना इसमें, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समझते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले तो 25 से लेकर 28 तक है। बहुत बढ़िया, ये हो गया, समझ में आ गया। 25वां आर्टिकल क्या कह रहा है आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल नंबर 25 क्या कह रहा है, तो आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानने मतलब उस धर्म को मान सकता है, मानने, उसका आचरण करने, मानने के बाद आचरण करना, मानना मतलब होता है कि भाई उसकी फेथ है उसके अंदर, आचरण करना मतलब वो उसके क्रियाकलापों को फॉलो कर सकता है। उसके अलावा उदाहरण से समझ लेंगे, उसके अलावा मानने, आचरण करने एवं अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, उसे धर्म, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, ये कहलाती है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई जैन धर्म में बिलीव करता है। जैन धर्म में अगर कोई व्यक्ति बिलीव करता है तो वो वहाँ पे उनके जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो उस पहले तो धर्म में मानता है, फिर उसके बाद में वो जैन धर्म के जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी प्रथाएं होती है, उनको फॉलो करता है। उसको कहते हैं आचरण करना, कि भाई वो अगर पूजा करने जाना है तो धोती पहनकर जाना पड़ेगा, तो वो धोती पहन करके जाता है, तो वो ये कर सकता है, ये आचरण करने का। और अंतःकरण मतलब अपने मन में उस करने के बाद में लोगों के सामने उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकता है उस धर्म को समझाने के लिए। तो हमारे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और अंतःकरण करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिट है, मतलब इसमें क्या रोकथाम है, मतलब इसकी लिमिट देख लीजिए आप क्या है कि इसमें ज़बरदस्ती हम क्या नहीं कर सकते। तो इसकी लिमिट होती है कि आपके किसी भी धर्म को मानने से नैतिकता यानी कि मॉरलिटी किसी की मॉरलिटी, नैतिकता खत्म नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अगर ये पालन नहीं होता है तो राज्य फिर इसको मना कर सकता है कि आप ये धर्म नहीं मान सकते। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसने अपनी जो मृत्यु स्वीकार करी थी वो एक संलेखना प्रोसेस होती है जैन धर्म के अंदर, जिसके अंदर मरते दम तक के लिए उपवास कर लिया जाता है और खाना त्याग दिया जाता है और फिर धीमे धीमे अंतिम स्टेज में करते हैं। जब ज़्यादा एज हो जाती है तो उस समय पर व्यक्ति खाना पीना त्याग देता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने मृत्यु को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। तो
वो उस तरीके से क्या हो रहा है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना, तो ऐसी चीज के चलते सरकार ने संलेखना को बंद भी कर दिया था। बाद में इसके लिए विवाद हुए और बहुत कुछ आगे बातें हुई। तो मॉरलिटी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक व्यवस्था जो होती है ये खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी धर्म मानो, कैसे भी मानो, अगर आप कोई धर्म मानते हो और उसके चक्कर में सड़कें जाम कर देते हो, ठीक है, रास्ते बंद कर देते हो, चौराहे बंद कर देते हो, तो इससे क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था डिसबैलेंस होगी और फिर आपको मना कर सकती है सरकार, और राज्य मना कर सकता है कि आप इस धर्म को या इस तरीके से तो नहीं मान सकते हो। ऐसे राज्य के पास में पावर आ जाती है। तो आर्टिकल नंबर 25, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, आचरण कर सकता है, अंतकरण कर सकता है, बस मॉरलिटी, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 26 देखेंगे इसके बाद में हम लोग। देखिए, ये व्यक्ति को लेकर के आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 संस्था को लेकर के हैं। आर्टिकल नंबर 26 किसको लेकर के हैं, संस्था को लेकर के हैं। आर्टिकल नंबर 26 संस्था को लेकर के हैं। संस्था को लेकर के कैसे, कि कोई भी संस्था, धार्मिक संस्था अपने अनुसार धर्म में विश्वास कर सकती है। संस्था अपने अनुसार धर्म में विश्वास कर सकती है, धर्म में विश्वास कर सकती है, धर्म में विश्वास। इसके अलावा देखेंगे तो वह संस्था अपने पास में जंगम जंगम या फिर स्थावर, क्या अर्थ होता है अभी बताते हैं, जंगम एवं स्थावर संपत्ति रख सकती है, मतलब रख सकते हैं। कोई संस्था है जो धार्मिक कार्यों के लिए बनी हुई है, जैसे कोई ट्रस्ट हो गया, कोई मंदिर का ट्रस्ट हो गया, कोई मस्जिद का ट्रस्ट हो गया, गिरजाघर का ट्रस्ट हो गया, इस तरीके से कोई संस्था है। और वो संस्था क्या कर रही है कि उसने अपने अनुसार अपने पूरे रिलीजन को सेट कर लिया, मंदिर बना लिया, और अब उस मंदिर में पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उससे वो संपत्ति डेवलप कर रहे हैं, और मंजिलें बढ़ा दी, मंदिर के अंदर प्रांगण में कुर्सियाँ लगा दी, टेबलें लगा दी, ऐसी कई सारी संपत्ति बनाई, कार रख ली और दूसरे ट्रैवल के साधन रख लिए। तो ये सारी चीज़ें वो रख सकते हैं, यही कहलाता है जंगम। जंगम मतलब ऐसी वाली चीज़ें जो क्या होती है, चल सकती है, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, ऐसी चीज़ों को जंगम संपत्ति कह सकते हैं। और स्थावर संपत्ति जो एक जगह पर रुकी होती है, स्थित होती है, उसको कहते हैं स्थावर संपत्ति। तो कोई भी व्यक्ति जो माफ कीजिएगा, कोई भी संस्था अपने अनुसार धर्म को मान सकती है, और वह संस्था अपने हिसाब से जंगम या स्थावर संपत्ति को अपने पास रख सकती है। दूसरा, वह अपने अनुसार उस संस्था का प्रशासन कर सकती है, अपने अनुसार उस संस्था का प्रशासन कर सकती है, उस संस्था का प्रशासन कर सकती है, अपने अनुसार उस संस्था का प्रशासन कर सकती है। ठीक है, मैं इसमें इंक भर लेता हूं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 27 कहता है, ये 25 को चेंज नहीं करा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 25 पढ़ लिया हमने, कोई भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है मानने की, आचरण करने की, अंतःकरण करने की। 26 में हमने पढ़ा, कोई भी संस्था अपने अनुसार धर्म को मान सकती है, उसमें जंगम और स्थावर संपत्ति रख सकती है, अपने अनुसार उस संस्था का प्रशासन और प्रबंधन कर सकती है। प्रबंधन भी इसमें लिख लीजिएगा, कभी ये शब्द आ जाए आपके एग्जाम में, प्रबंधन, तो ये कर सकती है। ठीक है, अगर आप इसके बाद वाला आर्टिकल देखते हैं, तो अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि ऐसे किसी भी कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लोगों को जो किसी एक धर्म विशेष पर खर्च हो। ऐसे किसी भी प्रकार के टैक्स, ऐसे किसी भी प्रकार के कर या टैक्स, हिंदी में बोले तो प्रकार के कर जो अंग्रेजी में टैक्स होता है उसे हिंदी में कर कहते हैं। ठीक है, आयकर, संपत्ति कर, तो कर मतलब टैक्स। ऐसे किसी भी कर के लिए, किसी भी प्रकार के कर के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। और जब बाध्य नहीं कर सकता, जो क्या करेंगे उस टैक्स का पैसा लेकर के, जो किसी धर्म विशेष पे खर्चा हो। मतलब
कहने का पॉइंट ये है कि राज्य लोगों से टैक्स लेकर के किसी एक इंडिविजुअल धर्म पर खर्चा करने के लिए उस टैक्स को नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो गैर कानूनी हो जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी प्रकार के कर के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता जो किसी धर्म विशेष पे खर्चा होता हो, चाहे वो मेजोरिटी वाला धर्म हो, चाहे वो माइनॉरिटी वाला धर्म हो, चाहे कोई वो तीसरा ही धर्म हो। तो जो किसी धर्म विशेष पे खर्च होता हो, धर्म विशेष पे खर्च होता हो, ऐसा कोई टैक्स हम लोग नहीं ले सकते हैं। पर खर्च हो ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता, खर्च हो ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। ठीक बात है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 28 आपको क्या कहता है? आर्टिकल नंबर ऐसा कहता है 28 कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित मतलब राज्य जिनमें अपना पैसा लगाता है, स्टेट सरकार अपना जिसमें पैसा लगाती है, ऐसी संस्थाओं को कहते हैं राज्य द्वारा पोषित। राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित या फिर मान्यता प्राप्त। मान लेते हैं कि सरकार ने पैसा नहीं लगाया लेकिन कम से कम परमिशन दी है। ऐसा भी हो सकता है कि राज्य ने पैसा लगा के कोई संस्था बनाई हो, और ऐसा भी हो सकता है पैसा अपना राज्य ने नहीं लगाया, केवल मान्यता दी है। तो राज्य द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किसी भी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए, प्रार्थना में किसी भी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि प्रार्थना में शामिल नहीं होंगे तो मना कर देते हैं या जबरदस्ती आपको आना ही पड़ेगा। राज्य द्वारा पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किसी भी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब किसी पर भी ये जरूरी नहीं होगा, थोपा नहीं जाएगा कि आप अगर किसी स्कूल में मान लेते हैं हवन हो रहा है, और अगर हवन हो रहा है और उसमें किसी बच्चे को नहीं बैठना है हवन में, तो वो उसकी चॉइस होगी, वो चाहे तो मना कर सकता है। हमारे देश में ऐसे रूल्स हैं, हमारे संविधान में ये रूल है कि राज्य द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में अगर कोई धार्मिक प्रार्थना चल रही है तो उसमें शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, कंपलसरी उसको नहीं किया जा सकता कि आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। तो यह आर्टिकल नंबर आपका 28 हो जाता है। तो 25, 26, 27, 28, 25 में क्या था? 25 में किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में किसी संस्था की धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में आप ऐसे टैक्स नहीं ले सकते जो किसी धर्म विशेष पे खर्च हो, और 28 में आप किसी को जोर जबरदस्ती करके किसी धार्मिक प्रार्थना में शामिल नहीं कर सकते। ये 28 तक हो जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, अगर बात करते हैं अपन, तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 क्या हो जाता है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले तो इतनी बात आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की बात हो जाती है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अगर हम लोग समझते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? अल्पसंख्यकों के लिए, माइनर्स के लिए। तो जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी क्या होती है आप इस बात को पहले समझ लीजिए। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो अल्पसंख्यक का आधार अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अमेरिका में अल्पसंख्यक काले और गोरे में हो जाता है। जो लोग गोरे हैं वो ज़्यादा मेजोरिटी में, तो बहुसंख्यक हो गए। और अगर काले लोगों को देखोगे, जो जिनका रंग काला है, उनको ब्लैक लोग वहाँ पे कहा जाता है, अश्वेत कहा जाता है। तो उन्हें क्या कह दिया जाता है? माइनॉरिटी, मतलब उनकी संख्या कम है। लेकिन हमारे देश में काले गोरे के आधार पर भेदभाव नहीं है, या काले गोरे के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है। हमारे देश में दो आधार है, एक है भाषा और भाषा और धर्म। भाषा और धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक हो सकते हैं। मतलब अगर पूरे देश में हिंदी बोलने वाले लोग 80% हो जाते हैं और 10% लोग कोई एक्स भाषा बोल देते हैं, और 10 बचे हुए 10% लोग कोई वाई भाषा बोल देते हैं, तो ये 10-10% बोलने वाले जो लोग होंगे ये हो जाएंगे लिए आपके लिए अल्पसंख्यक। ये क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, इसी तरीके से धर्म में भी ये चीज़ काम करेगी। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यक, पहले तो इसका शॉर्टकट में अगर देखेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है।
मतलब इसमें अगर अपन पहला पॉइंट देखें तो ये अल्पसंख्यक लोगों को अपने भाषा और संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान चलाने की और उसको मैनेज करने की अनुमति देता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति, भाषा और लिपि लिपि को बचाने के लिए अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान बना सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को और लिपि को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान बना सकता है। ये जो मदरसे वगैरह होते हैं वो इसी आधार पर बने होते हैं। मुस्लिम वर्ग भारत में अल्पसंख्यक के, जिसके तहत वो अपनी भाषा और संस्कृति और लिपि को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मदरसों का निर्माण किया। और वो उनको अधिकार कहाँ से मिलता है, तो हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 29 से मिलता है, जहाँ पर लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए अपना कोई शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ये वाली बात लिखिए। अब इसमें हो सकता है संस्कृति आप समझ जाएंगे कि कल्चर देश में किस तरीके से रहा जाता है, किसी जगह पर कौन कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, ये कहलाती है संस्कृति। भाषा जो हम बोलते हैं ये होती है भाषा। और उसके अलावा लिपि का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ये क्या लिखा है, अगर आप कहेंगे राम, मतलब तो ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं, रेम भी कह सकते थे आप लोग कंप्यूटर का, लेकिन ये राम लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, राम। तो बोलने में तो दोनों ही राम है, तो फिर अंतर क्या है, लिपि का अंतर है। ये एक अलग लिपि है और ये एक अलग लिपि है। लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस है, स्क्रिप्ट का डिफरेंस है। ये रोमन स्क्रिप्ट है और ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, मतलब हिंदी लिखी जाती है, कम से कम मैं लिख रहा हूँ जिस भाषा में, तो जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, भाषा में तो हम बोलते हैं, लिपि में हम लोग लिखते हैं, तो जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। ये जो पूरे शब्द है अ आ इ उ, ये वाले पूरे के पूरे कौन से है, देवनागरी लिपि कहलाती है। कौन सी लिपि कहलाती है, देवनागरी लिपि। इसको अलग से लिख लीजिए आप, ये कौन सी लिपि है हिंदी भाषा के लिए, देवनागरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है ना, माफ कर देना आप लोग, आपकी तरफ से। देखते हैं अल्पसंख्यक ये हो गया आर्टिकल नंबर। उसके बाद में अगर आप देखोगे 30, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और रह गया, वो भी लिख लीजिए कि ये अपना संस्थान बना भी सकते हैं और अपने अनुसार इसका प्रशासन कर भी सकते हैं। अपने अनुसार उसका मतलब किसका, शिक्षण संस्थान का प्रशासन कर भी सकते हैं। प्रशासन भी वो अपने अनुसार कर सकते हैं, ये वाली बात आती है। अब आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है आपको, तो आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि राज्य किसी भी आधार पर, यानी कि RRCSP के आधार पे, राज्य RRCSP। अभी RRCSP क्या है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी तो समझ जाओगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इस आधार पर किसी संस्थान में एडमिशन के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, मान लेते कोई स्कूल है और उस स्कूल में बहुत सारे बहुसंख्यक लोग पढ़ते हैं और अल्पसंख्यक लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो ये राज्य ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर बहुसंख्यक लोगों का स्कूल है, इसके लिए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात गलत होगी, राज्य को यहाँ पर मना कर रखा है। या वो स्कूल भी मना नहीं कर सकता है कि आप फलानी कास्ट से हो, फलाने रिलीजन से हो, इसके लिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो ये गैरकानूनी बात हो जाएगी। तो राज्य RRCSP के आधार पर किसी संस्थान में जो क्या हो, सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या मान्यता प्राप्त हो, संस्थान में भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। देखिएगा किसी यहाँ पर आपको किसी पॉइंट पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा है प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। किसी संस्थान में भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य अपने RRCSP के आधार पे किसी संस्थान में एडमिशन के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल नंबर इसी का ही पॉइंट था आपका, आर्टिकल नंबर 30 का। आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 30 का ये पॉइंट था कि राज्य अपने यहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा। आगे आर्टिकल नंबर 30 में और क्या बात बच जाती है, आर्टिकल नंबर 30 में एक बात और बच जाती है कि राज्य क्या करेगा कि
अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। मान लेते हैं कि सरकार किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई पैसा खर्च करती है, या वो बोलती है कि बच्चों को हम लोग धार्मिक शिक्षा बताएंगे कि हमारे देश का कल्चर बचा रह सके, जो लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है ना, कल्चर डाइवर्सिटी है, वो बनी रह सके। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बनाने के लिए बच्चों को धार्मिक चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक्स धर्म के लोगों को धार्मिक चीज़ें पढ़ाएंगे, वाई को नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए पैसा खर्चा करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। ऐसा राज्य नहीं कर सकता। राज्य अनुदान में भेदभाव नहीं कर सकता। ये भी आर्टिकल नंबर 30 का दूसरा पॉइंट है कि राज्य अनुदान देने में भेदभाव नहीं कर सकता। अनुदान देने में भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, कर सकता। ठीक बात है। अगला देखिए आर्टिकल नंबर 31। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो यहाँ पे कौन सा चालू होता है? आर्टिकल नंबर 31। ये है संपत्ति का अधिकार। अब आप लोग संपत्ति के अधिकार को काफी अच्छे से समझेंगे। संपत्ति का अधिकार, तो देखिए संपत्ति का अधिकार होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति देश के अंदर अपनी संपत्ति रख सकता है। ये अधिकार हमारे पास में मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन इससे काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी। क्या होता था कि कोर्ट केस, जब सरकार को सड़कें बनानी होती थी, डैम बनाने होते थे, ब्रिजेस वगैरह बनाने होते थे, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी को देने में मना करते थे, और इसके लिए वो कहते थे कि भैया ये हमारा मौलिक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, क्योंकि मौलिक अधिकारों को मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है सीधे। तो इसी के लिए सरकार ने इसको बाद में यहाँ से हटा दिया, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी। तो ये संपत्ति का अधिकार होता क्या, ये तो आप समझ गए। ये था संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में। सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, अपनी संपत्ति रख सकता है, रख सकता है। अब इसका करा क्या? इसका करा है कि इसको यहाँ से हटा दिया और आर्टिकल नंबर 300 ए में भेज दिया। आर्टिकल नंबर 300 ए में भेज दिया, जहाँ पर ये एक कानूनी अधिकार हो गया। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में कोई अधिकार नहीं संपत्ति रखने का, हमारे पास में अधिकार तो है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है कि इसके बिना आप मर ही जाओगे, इसके बिना आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे, या बहुत ज़्यादा जरूरी आर्टिकल है। ये ज़रूरी है, लेकिन आपको ये लीगली मिलेगा, कानूनी तौर पर मिलेगा। तो ये एक लीगल राइट हो गया है आपके पास में, या फिर एक कानूनी अधिकार हो गया है, राजनीतिक अधिकार हो गया है। अच्छा, ये कौन से संविधान संशोधन से और कब हुआ? तो ये 44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी मदद से हुआ था। 44वां अगर आपको याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हैं 78 में। देखिए कैसे, एक होता है 42वां संविधान संशोधन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लघु संविधान भी कह देते हैं। तो 42वां 4 और 2 होता है 6, तो ये हुआ था 1976 में, और 4 और 4 होता है 8, तो ये 78 में। 76 42वां और 44 78 में। इस तरीके से ये यहाँ पर चला गया। तो ये वहाँ पे आपको समझ में आया होगा। 19F को भी इसी समय पर हटाया गया था यहाँ से, और इस आर्टिकल को भी इसी समय यहाँ से हटाया गया था। तो आर्टिकल नंबर 31 आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल नंबर 32 अगर ना हो तो बाकी सारे मौलिक अधिकार हमारे बेकार हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 32 इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसके बारे में समझिए। ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, अधिकार क्या है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो देखिए संवैधानिक उपचार मतलब होता है इलाज, उपचार का अर्थ होता है इलाज, और संवैधानिक मतलब संविधान के अंतर्गत किसी चीज का इलाज। तो इसका आसान शब्दों में मतलब ये होता है कि जब हम लोगों को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, तो अगर ये मौलिक अधिकार मान लेते हैं राज्य नहीं मानता, तो उस व्यक्ति के साथ में वो उसको कैसे फॉलो करवाएगा, वो क्या करेगा ताकि सरकार उसके मौलिक अधिकारों को छीन ना पाए। राज्य मना कर देता है कि हम आपके मौलिक अधिकारों को नहीं मान रहे, जाओ जो क्या करना है कर लो। तो फिर ऐसी स्थिति में वो नागरिक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उससे बचने के लिए ये बनाया गया है कि अगर आपके पास में कोई भी किसी भी तरह का आपके राइट को वायलेट करता है, आपके अधिकारों को छीनता है, उसका हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने उस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए। तो आपके मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार का हनन होने पर, हनन मतलब क्या होता है? छीनने पर, खराब करने पर, आपके मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसके लिए सीधे
सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। बीच में कोई छोटे मोटे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है आपको, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय या फिर आपको हाई कोर्ट, ऐसे किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी या आप अप्लाई कर सकते हो आर्टिकल 32 की मदद से। मतलब अगर आपके साथ में आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हो आर्टिकल 32 की मदद से। वहाँ पर रेफरेंस देना पड़ता है कि हम किस अधिकार के तहत आपके पास में याचिका दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर रेफरेंस देंगे कि हम आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और संविधान हमें यह हक देता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए फिर क्या होगा। अच्छा, ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या होगा वो अभी समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वाला अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का फेवरेट आर्टिकल रहा है। भीमराव अंबेडकर फेवरेट कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने क्या बोला था, इस वाले अधिकार को, इस वाले आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा और हृदय, संविधान का हृदय या आत्मा, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या हृदय कौन है, तो आर्टिकल नंबर 32 है। अगर आपसे जनरली बिना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिए पूछ ले कि संविधान की आत्मा कौन है, तब आप प्रस्तावना पे बताएंगे। क्या बताएंगे, प्रस्तावना। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का आपको नाम नहीं मिलता है तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अदरवाइज अगर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मिलता है तो आप बताएंगे कि इनके अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 32, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक बात है। अब मान लेते हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले गए अपने आर्टिकल ये मौलिक अधिकारों के लिए कि भाई हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, इसके प्राप्त करने के लिए आप कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसे हम कहते हैं रिट। मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, आपकी याचिका पड़ेगा कि हाँ आपके साथ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आप तो सही कह रहे हो, तो आप उसको ठीक करना है। तो उसके लिए वो आदेश देगा कि इसको ठीक कैसे करना है। जो भी आपके साथ में अन्याय कर रहा है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, उसे आदेश दिया जाएगा। तो जब उसे आदेश दिया जाएगा तो उस आदेश के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो देखिए ये 5 प्रकार के आदेश होते हैं, 5 प्रकार की रिट होती है। तो ये रिट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो परमादेश होता है। परमादेश मतलब ये सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये आदेश किसी को भी दे सकता है कि आप आपके साथ में जो भेदभाव हो रहा है इसको तुरंत बंद करें, इसको ठीक करें और इसके बदले में इसका हर्जाना चुकाए। ठीक है, मेंडेबस इसे कहा जाता है। उसके बाद में आगे होता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रतिषेध का अर्थ होता है कि मान लेते हैं अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और वो जिला न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है और जिला न्यायालय जो है वो उस केस को सुनने के लिए एलिजिबल नहीं है। समझते हैं, जैसे एक केस हुआ पीछे कि एक महिला के पास में 505 ग्राम की ब्राउन शुगर यानी कि ड्रग्स पकड़ाया, जिसको अगर केस ट्रायल करना है तो उसके लिए एक विशेष अधिकार के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की जानी है। अब उस महिला के केस को विशेष न्यायालय के बजाय कोई लोकल न्यायालय, जिला न्यायालय सुन लेता है, तो जिला न्यायालय के पास तो हक ही नहीं है उस केस को सुनने का, क्योंकि आईपीसी कहती है कि उस केस को विशेष न्यायालय सुनेगा। और अगर वो सुन लेता है तो ऐसी स्थिति में वो महिला ये अप्लाई कर सकती है कि भैया मेरा जो केस है वो गलत कोर्ट सुन रही है और गलत तरीके से उसका फैसला कर रही है, तो अपने अपर कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो बोल सकती है कि ये केस मेरे साथ में गलत तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से सुना जा रहा है। तो इसी समय सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई आपको प्रतिषेध किया जाता है, मतलब उस कोर्ट को प्रतिषेध किया जाता है जो ये केस सुन रही है, और उस कोर्ट से वो केस लेकर के एकदम जो जिसके हक में वो आता है उसके पास में वो केस को डिलीवर कर देंगे, वही उसको सुनेंगे। इसी को कहा जाता है प्रतिषेध। मतलब ऐसी न्यायालय से केस को ले लेना जो उसके एलिजिबल नहीं है, जो उसको सुनने के लिए एलिजिबल नहीं है। न्यायालय के लिए भी अपने अपने अधिकार होते हैं। मतलब जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, इनके भी हक होते हैं कि ये कौन से केस को सुन सकते हैं और कौन से केस को नहीं सुन सकते। तो आप किसी जो नहीं सुन सकते अगर वो सुन रहे हैं तो गलत बात है, तो उसको ये मना कर सकता है। यहाँ पे तीसरी रीट कौन सी जारी कर सकता है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या हो जाएगी आपकी, उत्प्रेषण ये सेम टू सेम है कि कोई ऐसा कोर्ट जिसका अधिकार नहीं है, अगर वो केस सुन लेता है और सुनने के बाद अगर फैसला भी सुना देता है तो उस फैसले को खारिज करके फिर से केस चालू किया जाए, ये उत्प्रेषण कहलाता है। उसके बाद में क्या होता है, चौथे नंबर पे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण
मान लेते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ है और उसको अभी तक कोर्ट में नहीं लेकर गए हैं, जज के सामने प्रस्तुत नहीं किया, तो आर्टिकल नंबर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण था ना कि भैया आपको 24 घंटे के सामने जज के सामने उपस्थित करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण करो, मतलब बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष करो 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस वाले रिट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा 5वीं रिट होती है आपके यहाँ पर अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से किसी नियुक्ति को ले लेता है, कोई चीटिंग करके, कोई भ्रष्टाचार करके, कोई बेईमानी करके अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे चले जाता है और उस पे जाकर के वो काम करने लगता है जो कि उसका लीगली तरीका नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उससे ये पूछा जा सकता है कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे आए हो, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसको बुला करके उसके ऊपर ट्रायल किए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो। इसके बाद में आगे की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए हम लोग। आर्टिकल नंबर 32 हो गया। आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार आत्मा या हृदय हम इसको कह देते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है इसके अंतर्गत। अब इसके बाद में आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34, इन दोनों को एक साथ समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 33 और 34, ये दोनों आर्टिकल क्या है, ये कहलाते हैं मौलिक अधिकारों में लिमिट पैदा करते हैं, लिमिट तय करते हैं, मतलब सीमित कर देते हैं, मौलिक अधिकारों को सीमित, मौलिक किसको कर देते हैं, मौलिक अधिकारों को सीमित कर देते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं करते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये मिलिट्री के लिए या बल के लिए, बल यानी कि सेना। देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे सेना में जो लोग काम करते हैं उनको पूरा मौलिक अधिकार दे दी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कभी भी अपने आजीविका के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से सारे राइट अगर आपने सेना में काम करने वाले जवान को दे दिया तो वो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, अब वो बोले उसने बंदूक रख दी, भाई मेरा हक है कि एक्सप्रेशन में तो बंदूक नहीं उठाऊंगा, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से तो फिर वो काम नहीं चल पाएगा, सेना खराब हो जाएगी। तो सेना के साथ में कुछ अधिकार उनके मना करे जा सकते हैं, उनके अधिकार छीने जा सकते हैं। इसी चीज़ को आर्टिकल नंबर 33 और 34 में लिखा है कि सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, फोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आप इसको इस तरीके से इतना भी समझ लेंगे तो काफ़ी होगा। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 35, जो कि मौलिक अधिकारों का सबसे आखिरी आर्टिकल होता है, 12 से 35, 35। तो 35, आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पूरे मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 34 तक जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इनके संदर्भ में कोई भी कानून अगर बनाना है तो संसद कानून बना सकती है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, उदाहरण से समझ लेते हैं, बना सकती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 कहते हैं कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए आपको सजा हो जाएगी। तो इसके लिए जो सजा होगी वो कितनी होगी, किस चीज़ को हम छुआछूत मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, कितने बॉर्डर लाइन होगी इसकी कि इससे कम अपराध के लिए हम सजा नहीं देंगे, इसके बाद सजा देंगे, इन सारे कानूनों को कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो किसी भी मौलिक अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून अगर बनाना है तो ये कौन बना पाएगा, ये बना पाएगी हमारी संसद। तो यही है आर्टिकल नंबर 35। 12 से लेकर के 35 तक सारे आर्टिकल क्लियर हो गए आपके यहाँ पर। ये पूरे मौलिक अधिकार है और ये सभी लोगों को पता होने चाहिए। मौलिक अधिकार अगर हमें पता होंगे तो हम अपने हक के लिए कहीं भी किसी भी समय किसी से भी लड़ सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हमारी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है आपसे। बाकी के लिए थैंक यू। देखते रहिए, बने रहिए अध्ययन सेंटर के साथ। जय हिंद।